ये अब तक की सबसे क्रेजी मीटअप है जो मैंने कभी देखी है। हाँ, ये हमारी पहली फेस टू फेस मुलाकात है, लेकिन ये लड़की मेरी आदतें आखिरी डिटेल तक याद रखती है और सबसे बोल्ड मूव्स भी वही कर रही है। सड़क पार करते वक्त मेरा हाथ पकड़ लेना, चलते चलते मुझे स्नैक्स खिलाना। कुछ तो गड़बड़ है। मेरी ये ऑनलाइन मैच, ये सच में 9 नहीं, सीधे 10 में से 10 लग रही है। मेरा नाम लिन क्विन है। दोपहर के 2 बजे हैं और मैं अपनी उस ऑनलाइन मैच से मिलने जा रहा हूं। हमारी मुलाकात 3 बजे तय हुई है, इसलिए मेरे पास काफी समय है। सिर्फ ऑनलाइन जान पहचान वाले किसी इंसान से मिलना कभी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लगता, लेकिन जब टाइम फिक्स हो ही गया है तो जल्दी पहुंचकर वेट करना बेहतर है बजाय लास्ट मोमेंट पर पहुंचने के। फिर भी मैं नर्वस क्यों हूं? ऐसा नहीं है कि ये मेरी पहली ऑनलाइन मीटअप है। हम सिर्फ आधे महीने से एक दूसरे को जानते हैं और अब आमने सामने मिलने जा रहे हैं। इतना तो साफ है कि हमारी वाइब काफी मैच करती है, लेकिन असल जिंदगी में वो कैसी होगी, बात उसी ने शुरू की थी और मिलने का सजेशन भी उसी ने दिया था। मुझे खुद को तैयार रखना होगा कि शायद असल में ये सब पूरी तरह डिसअपॉइंटिंग निकले, या फिर कौन जाने कोई हनी ट्रैप स्कैम हो। ये सोचकर मैं खुद ही सिर हिला देता हूं। छोड़ो, ना ज्यादा उम्मीद ना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बस दिमाग शांत रखो। मैं हमारी चैट खोलकर उसे आज के अपने कपड़ों की फोटो भेजता हूं। फिर सोचता हूं कि थोड़ी देर किसी टी शॉप में वेट कर लेता हूं, क्योंकि हमने एग्जैक्ट मीटिंग स्पॉट तय नहीं किया था और मेरे कपड़े इतने भी अलग नहीं हैं कि दूर से पहचाना जा सकूं। शायद टाइम आने पर मैं उसे कॉल ही करूंगा। तभी जैसे ही ये ख्याल आता है, पीछे से एक साफ मीठी वेलवेट जैसी नरम आवाज सुनाई देती है। हे सिल्विन, तुम ही हो ना? मैं मुड़कर देखता हूं। वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, बाल पीछे बंधे हुए, बेज स्नीकर्स और पिंक सनड्रेस पहने हुए, मासूम सी, लेकिन आंखों में हल्की सी शरारत। मैं एक पल के लिए वहीं रुक जाता हूं। धूप में खड़ी वो सच में चमकती हुई लग रही थी। अगले ही पल वो हल्के से नीचे कूदकर मेरे सामने आ जाती है। थोड़ा झेपते हुए मैं पूछता हूं, क्या तुम वांडरिंग होम हो? हाँ, हैंड शेक करें। मैं थोड़ा चौंक जाता हूं। इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, नॉर्मल रहो। वो हंस पड़ती है। पहली बार मिल रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आर्म्स हुक कर लूं? ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऊपर से तुम इतने इनोसेंट लगते हो और अंदर से ऐसे निकले, मैं घबरा जाता हूं। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। वो जोर से हंस पड़ती है। मैं बस तुम्हें छेड़ रही हूं। ओह अच्छा, चलो फिर थोड़ा घूमते हैं। मैं उसके हल्के से शरीर को आगे चलते हुए देखता हूं और अचानक याद आता है कि उसने चैट में बताया था कि वो लू सिटी में पढ़ती है और जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली है। अब समझ आया उसने मिलने के लिए यही जगह क्यों चुनी। वैसे मैं लिन क्विन हूं और तुम? मैं फियोना हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा लिन क्विन। मुझे भी। मैं एक पल के लिए उसे देखता रह जाता हूं। ये मुलाकात बिल्कुल वैसी नहीं जा रही जैसी मैंने सोची थी, बल्कि सब कुछ ज्यादा ही आसानी से हो रहा है। शायद मुझे घूरते देखकर फियोना मुस्कुरा देती है। मुझसे मिलने के लिए हाँ कहने का धन्यवाद। चलो, मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाती हूं। धन्यवाद वाली क्या बात है? ये तो छोटी सी बात है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगली बार तुम्हारी ट्रीट। वैसे टी शॉप तो दूसरी तरफ है। करीब 2.5 मिनट बाद हम दोनों टैंजरीन टाइम नाम की एक टी शॉप में दाखिल होते हैं। आजकल के ज्यादातर यंग लोगों की तरह वह ऑर्डर देती है, एक कुमक्वाट लेमनेड, लाइट आइस, लाइट शुगर और एक और। तुम क्या लोगे? हैरट जूस? हम खिड़की के पास वाली टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। फियोना अपना फोन निकालकर अपना रिफ्लेक्शन देखती है और बाल ठीक करने लगती है। मैं चुपके से उसकी तरफ देखता हूं। ऑनलाइन हमारी हमेशा अच्छी बनती थी, लेकिन ज्यादातर बात वही चलाती थी। अब जब हम सच में आमने सामने बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। मुझे इस सिचुएशन का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। अब यहां पूरी तरह सन्नाटा छा जाएगा। क्या करूं? क्या करूं? मेरी उम्र का आदमी होकर इतना पैसिव होना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पहले से किसी सोशल मीडिया ऐप पर बेसिक मीटअप स्मॉल टॉक देख लेना चाहिए था, या फिर अभी वॉशरूम में जाकर जल्दी से कुछ याद कर लूं। मुझे पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। मैं इस वक्त इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में हूं कि शर्म से मेरा चेहरा लाल हो रहा है। अब क्या करूं? उधर सामने बैठी फियोना बिल्कुल आराम में दिख रही थी, कोहनियां टेबल पर टिकाए, कुछ बोले बिना बस सीधे मुझे देख रही थी। मैं घबरा कर पूछता हूं, तुम मुझे लगातार क्यों देख रही हो? वह मुस्कुराई। तुम्हारा फॉर्चून पढ़ रही हूं। तुम्हें यह भी आता है? ये सुनते ही मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और तभी मैं पहली बार उसका चेहरा ध्यान से देखता हूं। वो कोई बेहद स्टनिंग ब्यूटी नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी है, गोरी है और देखने में बेहद साफ सुथरी लगती है। फिर मैं पूछ बैठता हूं, कल रात ठीक से सोई नहीं क्या? फियोना एक पल के लिए रुक गई, जैसे मेरी बात ने कोई बुरी याद छेड़ दी हो। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने बस धीरे से हूं कहा। तभी काउंटर से आवाज आती है, ऑर्डर रेडी। मैं तुरंत उठकर कहता हूं, मैं ले आता हूं। मैं काउंटर तक जाता हूं और हमारे ड्रिंक्स उठा लेता हूं।
पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसकी नजरें अब भी मेरी पीठ पर महसूस हो रही थीं। क्या मैं सच में इतना हैंडसम हूं? मुझे तो नहीं लगता। मैं सच में कंफ्यूज्ड हूं। मैं पूछता हूं, आज क्लासेस नहीं है? वह बोली, मैं लिटरेचर मेजर हूं और ग्रेजुएशन होने वाली है। अब ज्यादा क्लासेस नहीं बची। ज्यादातर थीसिस पर काम कर रही हूं। तुम जॉब कर रहे हो? मैं हिचकते हुए कहता हूं। गेस करो, कुछ क्रिएटिव टाइप। तो मैं मेनली क्लाइंट्स के लिए इलस्ट्रेशंस बनाता हूं। काम मिलता है तो काम करता हूं, नहीं मिलता तो फ्री रहता हूं। बेसिकली फ्रीलांसर हूं। अंदर ही अंदर मैं बस यही दुआ कर रहा था कि मेरा काम चाहे अनस्टेबल लगे, फिर भी वह मुझे कम न समझे। फियोना अचानक हंस पड़ी। ये तो बिल्कुल ब्लाइंड डेट जैसा लग रहा है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? मतलब तुम इतने सीरियस क्यों बैठे हो? मैं भी हंस पड़ा। अगर तुम मुझे लगातार घूरना बंद कर दो तो शायद मैं इतना सीरियस ना लगूं। इतना कहकर मैं अपना कैरेट जूस उठाता हूं और एक बड़ा घूंट पी लेता हूं, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए। फिर मैं पूछता हूं, तो मेरा फॉर्चून कैसा निकला? फियोना हल्के से मुस्कुराई। उसका शरारती और मीठा चेहरा अचानक बहुत नरम और शांत हो गया। उस मुस्कान में एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया भी थी। काफी देर चुप रहने के बाद वह धीरे से बोली, बहुत अच्छा, परफेक्ट। आधा महीना बाद मैं हमेशा की तरह अपने ईजल के सामने स्केच बना रहा हूं। इन दिनों फियोना और मैं हफ्ते में एक बार मिलने लगे हैं, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में ऑनलाइन बात करते थे। अब उससे मिलना पहले जैसा ऑकवर्ड या नर्वस नहीं लगता, लेकिन उसमें कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकता। उसकी प्लेफुल और गर्लिश बाहरी पर्सनालिटी के नीचे एक बहुत जेंटल, कल्चर्ड और इंटेलिजेंट इंसान छिपा है, और यही बात मुझे उसके साथ पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस कराती है। डिंग, मेरा फोन पेंट पैलेट के पास वाइब्रेट करता है। मैं उठाकर देखता हूँ। मैसेज, वॉन्डरिंग होम, बिजी, मूवी चलोगे? मैं खिड़की के पास जाता हूँ और रिप्लाई टाइप करता हूँ, श्योर। आज शाम 4 बजे वेस्ट साइड प्लाजा में मिलते हैं। ठीक है। वेस्ट साइड प्लाजा उसकी स्कूल के पास है, इसलिए मूवी के बाद उसे वापस छोड़ना आसान रहेगा। उसी वक्त धूप की एक किरण खिड़की से अंदर आती है और सीधे मेरे ईजल पर पड़ती है। पेंटिंग में एक खूबसूरत लड़की फूलों के बीच खड़ी है, सिर झुकाए एम्ब्रॉयडरी कर रही है और एक हाथ से बालों की लट कान के पीछे कर रही है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, पेंटिंग रोल करता हूँ और हाथों से पेंट धोने बाहर चला जाता हूँ। तभी बाहर से आवाज आती है, पेंटिंग खत्म हो गई, जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलो। सुना है वेस्ट साइड की ओल्ड स्ट्रीट में नया माल आया है, चलो देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है क्या। मैं हंसकर कहता हूं, ये बात तुम्हें आंटी वैंग ने बताई होगी, है ना? मुझे और काम है, उन्हें ही साथ ले जाओ। तुम्हारा ऐसा कौन सा जरूरी काम है? अगर मैं आंटी वांग को ले गई तो वो सारा अच्छा सामान पहले ही उठा लेंगी। वैसे भी तुम फ्री हो, थोड़ा फ्रेश एयर ले लो, पूरा दिन घर में बंद रहते हो। मैं जवाब देता हूं, मेरा एक दोस्त के साथ प्लान है। इतना कहकर मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। सच कहूं तो अगर मेरा कोई प्लान भी ना होता तब भी मैं नहीं जाता। उस तरह के पुराने सामान में मेरी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फ्ली मार्केट घूमना मेरे लिए हर बार किसी टॉर्चर से कम नहीं होता। अगर माँ ने अभी वाली बात सुन ली होती तो जो रॉयल सेप्टर उन्होंने अभी बार्गेनिंग करके खरीदा होगा उसी से मेरी पिटाई कर देती। समय उड़ते उड़ते शाम के 3:04 हो गए। फियोना का मैसेज आया कि वह लगभग पहुंचने वाली है। मैंने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी मूवी देखनी है? डिसाइड कर लिया, उसने तुरंत रिप्लाई किया, टर्मिनेटर जेनेसिस। चलोगे? सुना है 3D एफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ा चौंक गया। तुम्हें टर्मिनेटर सीरीज भी पसंद है? मुझे लगा लड़कियां कोई लाइट और फनी मूवी देखना पसंद करेंगी। उसका रिप्लाई देखकर मैं सच में सरप्राइज हो गया। मैं खुद टर्मिनेटर की हर मूवी देख चुका हूं। असल में मेरा प्लान था कि फियोना के साथ कोई हल्की फुल्की मूवी देखूं और किसी दूसरे दिन अकेले जाकर साईफाई फिल्म देख लूं, क्योंकि पहले वाली टर्मिनेटर मूवीज के टाइम थिएटर में ज्यादातर ऑडियंस लड़के ही होते थे। ये सोचते हुए मैं हमारी पुरानी चैट स्क्रॉल करने लगा। पता ही नहीं चला कि हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन अभी फियोना और मेरे बीच रिश्ता क्या है? दोस्त? अच्छे दोस्त? मैं अभी भी इसी बात में उलझा हुआ था कि थोड़ी दूर से एक लड़की दिखाई दी। हर बार फियोना को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद वह सच में मुझे पसंद करती हो। वह इधर उधर किसी को ढूंढने जैसी नजर से देखती है, फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती हैं और अगले ही पल उसका गोरा चेहरा धीरे धीरे फूल की तरह खिल उठता है, एक ऐसी मुस्कान में जो सीधे दिल से निकली हो, साफ, मासूम। मैं समझ नहीं पाता कि वह हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती है या सिर्फ मुझे देखकर। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आती है। ये क्या है? मैं अपने पीछे टंगा हुआ स्क्रॉल उतारता हूं। मैंने कहा था ना, तुम्हें दूंगा। ये पेंटिंग मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। उसका रिएक्शन वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मुझे लगा था वह एक्साइटमेंट खुलकर दिखाएगी, लेकिन उसने बस पहले से थोड़ी ज्यादा मीठी मुस्कान दी। फिर अचानक वह थोड़ा पास झुककर गंभीर आवाज में बोली, थैंक यू। उसे क्या पता, अंदर से तो मैं पूरी तरह घबरा चुका था। बहुत पास, बहुत पास। मैं जल्दी से बोला, चलो मूवी देखते हैं। अभी नहीं, पहले इसे डॉर्म में रखाऊं। थिएटर में लेकर जाना मुश्किल होगा। मैं पकड़ लेता हूं।
बाहर इतनी भीड़ है, कहीं किसी ने टक्कर मार दी तो खराब हो जाएगी। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी और उसके साथ लुओ सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। अच्छी बात यह थी कि उसका कैंपस यहां से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, बस एक इंटरसेक्शन पार करना था। हम समय पर मूवी तक पहुंच ही जाएंगे। कुछ देर बाद हम ट्रैफिक लाइट पर खड़े थे। मैंने उसे देखा, फिर सामने खाली सड़क को, इतनी छोटी दूरी, दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं। फिर भी वह हमेशा की तरह ट्रैफिक रूल्स को लेकर बेहद स्ट्रिक्ट थी। ये उसकी बहुत अच्छी आदत थी। हालांकि इसका एक साइड इफेक्ट भी था। जैसे ही लाइट ग्रीन हुई और मैं आगे बढ़ा, उसने इंस्टिंक्टिवली मेरी स्लीव पकड़ ली, फिर दोनों तरफ दोबारा देखकर कंफर्म किया कि कोई गाड़ी नहीं आ रही। कभी कभी मुझे लगता है शायद उसने कभी कोई भयानक एक्सीडेंट देखा होगा, इसलिए वह इतनी कॉशियस है। और जहां तक इस गर्मी में फुल स्लीव्स पहनने की बात है, सच कहूं तो मैं बस ये देखना चाहता था कि अगर स्लीव ना होती तो वो क्या पकड़ती, शायद मेरी शर्ट का किनारा। यही सोचकर मैं उसकी तरफ देखता हूं तो पाता हूं कि वह मुझे शक भरी नजरों से देख रही है। क्या सोच रहे हो? मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। कुछ नहीं। वह साफ तौर पर विश्वास नहीं करती। अच्छा, सच में? अगले ही पल मेरी स्लीव पकड़े उसका हाथ धीरे धीरे नीचे सरका और सीधे मेरे बाएं हाथ को पकड़ लिया, नरम और थोड़ा ठंडा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने चुपचाप लंबी सांस ली। मैं 20 साल का आदमी हूं, बस हाथ पकड़ना ही तो है, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है? लेकिन फिर क्या हाथ पकड़ना सिर्फ दोस्ती से थोड़ा ज्यादा नहीं होता? शायद नहीं, या शायद होता है। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। वह पूरे रास्ते मेरा हाथ पकड़े सड़क पार करती रही। मेरा चेहरा गर्म हो रहा था और मैं चुपचाप अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। सड़क पार होने के बाद उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो। उसकी मुस्कान अब थोड़ी शरारती थी। भूख लगी है? डिनर का टाइम हो गया है, क्या खाना है? मैंने चुपके से अपना हाथ पैंट पर पहुंचा। हथेलियां पूरी पसीने से भीगी हुई थी। कितना पैथेटिक हूं मैं। फिर वह बोली, मेरे दिमाग में एक जगह है, मेरे पीछे आओ। फियोना मुझे प्लाजा के एक कोने में छिपे छोटे से रेस्टोरेंट तक ले गई। वह जगह इतनी हिडन थी कि आसानी से नजर ही नहीं आती। मैंने चारों तरफ देखकर कहा, उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहां लाओगी। वह मुस्कुराई। कॉलेज के टाइम से यहां आती हूं, दोस्तों के साथ अक्सर यही खाती थी। खाना अच्छा है, क्वांटिटी भी काफी मिलती है। ग्रेजुएशन के 2 साल बाद भी कभी कभी आ जाती हूं। ये जगह ज्यादातर रेगुलर कस्टमर्स पर चलती है और मैं भी उन्हीं में से हूं। तभी अंदर से आवाज आई, अरे क्विन, कितने दिनों बाद दिखे, आज क्या खाओगे? मैं मुस्कुराया। नमस्ते अंकल शिया, पहले बैठकर मेन्यू देख लेते हैं। अंकल ने हंसते हुए पूछा, गर्लफ्रेंड को लेकर आए हो क्या? मैं घबरा गया और तुरंत हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं, बस दोस्त है, सिर्फ दोस्त। अंकल शिया हंस पड़े। ठीक है, चाय यहीं रख देता हूं, आराम से बैठो। जी अंकल। फियोना ने मेन्यू उठाया और कुछ ही सेकंड में ऑर्डर दे दिया। मेरा हो गया, तुम देख लो, कुछ और ऐड करना है क्या? फिर उसने टीपॉट उठाया और हमारे बर्तन धोने लगी। मैंने भी मेनू की तरफ देखा। लॉन्जेविटी फिश, स्टर फ्राइड कैरेट स्ट्रिप्स और स्मैश्ड क्यूकम्बर। मैं एकदम रुक गया। ये तो वही डिशेस थी जो मैं हमेशा ऑर्डर करता हूं। कोई मजाक है क्या? हमारी पसंद इतनी एक जैसी कैसे हो सकती है? मैं तुरंत उठकर बोला, अंकल शिया, मेरा भी वही यूजुअल, जैसा हमेशा। समझ गया, तुम्हारे लिए अच्छा मोटा वाला चुनता हूं। मैं वापस बैठ गया और सामने बैठी लड़की को देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। फियोना बर्तन धोकर हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ सरका देती है। फ्लावर्स के लिए थैंक यू। मैं मुस्कुराया। उसके लिए तो तुम पहले ही थैंक यू बोल चुकी हो, मैंने कहा था ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। तभी अंकल शिया खाना लेकर आ गए। लो बच्चों, तुम्हारी फिश, राइस उधर है, खुद ले लो या फिर ये लड़का तुम्हारे लिए भर लाएगा। उन्होंने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी और मैं तुरंत समझ गया। मैं राइस लेकर आता हूं, तुम बैठो। थैंक्स। फियोना क्लियरली डाइट पर नहीं थी। उसने पूरा एक बोल राइस खत्म कर दिया, फिर मुझसे आधा बोल और भरवा लिया। उसे खाते हुए देखकर मुझे बार बार उस मांगा की फीमेल लीड याद आ रही थी जो मैं इन दिनों पढ़ रहा हूं। मैंने पूछा, सूप भी मंगवाऊं? है जरूरत नहीं, टी ठीक है। फियोना खाना खत्म करके बोल नीचे रखती है, फिर फिश का एक टुकड़ा उठाकर बहुत ध्यान से उसके कांटे निकालती है और मेरे बोल में रख देती है। ये फिश अच्छी है, तुम भी थोड़ा ज्यादा खाओ। मैं बिल्कुल ब्लैंक होकर उसे देखता रह गया। ये अलाउड है क्या? हम अभी मुश्किल से कुछ ही बार मिले हैं और मेरी ये ऑनलाइन फ्रेंड मेरे लिए फिश के कांटे निकाल रही है। मैं उस टुकड़े को घूरता रहता हूं। दिमाग तेजी से चल रहा था। ये सच में हो रहा है? फियोना मुस्कुराकर बोली, पेंटिंग के लिए मेरा थैंक यू समझ लो। ओह अच्छा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं। मैं बस चुपचाप खाना खाने लगा। एक इंसान कांटे निकाल रहा था, दूसरा राइस खा रहा था और देखते ही देखते खाने का टाइम खत्म हो गया। मैं बोला, मैं पे कर देता हूं, लेकिन फियोना ने तुरंत फोन निकाल लिया। अंकल शिया, बिल। अंकल हंस पड़े। नहीं, तुमसे पैसे नहीं लूंगा, आज क्विन देगा। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, 88 का बिल है, तुमसे 80 ले लूंगा। मैं हंस पड़ा। ठीक है, फियोना बोली, तो मूवी टिकट्स मैं खरीद रही हूं।
उधर एंटीक स्ट्रीट में माँ हाथ में एक छोटा सा स्नफ बॉटल पकड़े बेहद खुश होकर आंटी वैंग के साथ प्लाजा से घर लौट रही थी। आंटी वांग खाली हाथ थी और उस बॉटल को लालच भरी नजरों से देख रही थी। 2 दिन के लिए मुझे दे दो ना, माँ ने तुरंत मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, ये चीज शायद लेट मिंग या अर्ली चिंग डायनेस्टी की है, घर जाकर इसे आराम से स्टडी करूंगी। आंटी वांग ने मुंह बनाया। वाह कितनी कंजूस हो, माँ ने तुरंत जवाब दिया। अरे पिछली बार जब मैंने तुमसे वो पाइप मांगा था तब तुम कम कंजूस थी क्या? आंटी वांग कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। अरे उधर देखो, उन्होंने आगे भीड़ की तरफ इशारा किया। वो तुम्हारा बेटा नहीं है? माँ ने ध्यान से देखा। अरे हाँ सच में वही है, चलो उसे मेरा ट्रेजर दिखाते हैं। फिर अचानक उनकी नजर फियोना पर पड़ी। वह एकदम रुक गई। अरे लिन! अगले ही पल उनके चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन आ गया। अरे अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? माँ ने जल्दी से कहा। ट्रेजर बाद में दिखाना, पहले ये पता करो वो लड़की कौन है। चलो चुपके से पास चलते हैं और देखते हैं दोनों क्या कर रहे हैं। उधर मैं और फियोना वेस्ट साइड के मूवी थिएटर पहुंच चुके थे। वह टिकट कियोस्क के पास खड़ी थी और मैं जल्दी से पॉपकॉर्न काउंटर की तरफ गया। 2 मीडियम, फिर तुरंत बोला ओह वेट नो 1 लार्ज। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में ड्रिंक्स भी लेंगे और 2 अलग पॉपकॉर्न उठाना बेकार होगा। करीब 2.5 मिनट बाद फियोना हाथ में टिकट्स लेकर वापस आई। उसने मेरे हाथ में इतना बड़ा पॉपकॉर्न ट्यूब देखा तो हल्का सा भौहें सिकोड़कर बोली, मूवी मेरी ट्रीट थी ना? हाँ हमने ऐसा ही तय किया था। मैं हंसकर बोला, टिकट्स तुमने खरीद ली, अब पॉपकॉर्न मैं ले आया। तुम क्या पियोगे, कोला या ऑरेंज जूस? मैं मिल्क टी लूंगी। मूवी शुरू होने में अभी 20 मिनट है, मैं सामने वाली शॉप से ले आती हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। तुम यहीं बैठो। मैंने सिर हिलाया और उसे हल्के हल्के दौड़ते हुए जाते देखा। तभी अचानक मुझे याद आया, अरे मैं तो उसे बताना भूल गया कि मुझे कैरेट जूस चाहिए था। उधर थिएटर के बाहर माँ और आंटी वांग चुपके चुपके घूमते हुए वहां से निकलने ही वाली थी कि उन्होंने फियोना को बाहर आते देख लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये क्या हो रहा है, ये लड़की अकेली बाहर क्यों आई? तुम्हारा बेटा कहाँ है? माँ बोली। मुझे क्या पता। फियोना ने इधर उधर देखा, उनकी तरफ नजर पड़ी और तुरंत तेजी से वहां से निकल गई। आंटी वांग फुसफुसाई, क्या वो हमें पहचानती है? अरे नहीं, शायद उसे लगा होगा कि हम 2 फालतू की टांग अड़ाने वाली औरतें हैं। फिर उन्होंने माँ को हल्का सा कोहनी मारी। घर जाकर अपने बेटे को समझाना, लड़की ड्रिंक्स लेने बाहर गई है और वो अंदर आराम से बैठा है, ये ठीक नहीं है। फिर हंसते हुए बोली, लेकिन सच कहूं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा बेटा चोरी छिपे किसी लड़की के साथ मूवी डेट पर जाएगा। लगता है कभी कभी सुअर को भी गोभी मिल ही जाती है। माँ ने आंखें तरेरी। ज्यादा खुश मत हो। फिर थोड़ा सोचकर बोली, लेकिन सच में क्या तुम उस लड़की को पहचानती नहीं हो? बिल्कुल नहीं, इस लड़के ने तो उसे पूरी तरह सीक्रेट रखा हुआ है। मैं शर्त लगाती हूं अगर आज रात घर जाकर उसे पूछोगी तो वो कुछ नहीं मानेगा। आंटी वांग बोली, आजकल के बच्चे अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं, ज्यादा टोह मत लेना। उन्हें खुद देखने दो कि बात कहां तक जाती है, देर सबेर उसे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। माँ ने धीरे से कहा। हाँ शायद सही कह रही हो। उधर मैं थिएटर के अंदर बैठा सोच रहा था, क्या करूं? ये पहली बार था जब मेरी ऑनलाइन फ्रेंड ने मुझे मूवी पर बुलाया था और अभी थोड़ी देर पहले उसने मेरे हाथ से पॉपकॉर्न सीधे मुंह से खाया और ऐसा लगा जैसे जानबूझकर उसके होंठ मेरी उंगलियों को छू गए हों। मैं अभी मूवी फ्लायर देख रहा था और सोच रहा था कि इन दिनों काफी अच्छी फिल्म्स लगी हैं। अगर सब ठीक रहा तो शायद अगले हफ्ते उसे फिर मूवी पर बुलाऊं। तभी अचानक मेरे गाल पर कुछ ठंडा सा लगा। मैं चौंक कर मुड़ा। फियोना बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, इतनी चुपचाप कि मुझे पता ही नहीं चला। वह मुस्कुराई। तुम्हारा कैरेट जूस, मैंने लेते हुए कहा। थैंक्स। उसी समय थिएटर में अनाउंसमेंट गूंज उठी, डियर वैल्यूड कस्टमर्स, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के कारण थिएटर 3 में इमरजेंसी मेंटेनेंस की आवश्यकता है। कृपया काउंटर पर जाकर शो बदल लें या रिफंड ले लें। असुविधा के लिए खेद है। मैंने तुरंत फियोना की तरफ देखा। उसने पॉकेट से टिकट्स निकाले और हल्का सा भौहें चढ़ाई। ये तो हमारा थिएटर है। मैंने लंबी सांस ली और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। चलो काउंटर पर चलते हैं। उस शो के टिकट्स काफी लोगों ने खरीदे थे और अभी बहुतों को अनाउंसमेंट समझ भी नहीं आई थी, इसलिए हम जल्दी से काउंटर की तरफ बढ़े। मैंने कहा, हीर्ष हाई, थिएटर 3 की टर्मिनेटर टिकट्स रीस्केड्यूल करनी है। अगला शो कब है? क्लर्क ने सिस्टम चेक किया, फिर माफी भरे अंदाज में बोला, सॉरी सर, हमारे पास सिर्फ 2 3D थिएटर्स हैं और दूसरा वाला आज के बाकी पूरे दिन के लिए फुली बुक्ड है। आप चाहे तो कोई दूसरी मूवी देख सकते हैं। अब रिफंड लेने का भी कोई मतलब नहीं था। मिल्क टी और पॉपकॉर्न तो हम पहले ही खरीद चुके थे। मैंने पास लगे पोस्टर की तरफ इशारा किया। ये कैसी है? गुड बाय मिस्टर लूजर। इसके रिव्यूज अच्छे हैं, लाइट कॉमेडी है। फियोना ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई। ठीक है, वही देखते हैं। हमने पीछे के बीच वाले 2 सीट्स चुन लिए। मिल्क टी और पॉपकॉर्न हाथ में लेकर हम अंदर गए और थोड़ी ही देर में मूवी शुरू हो गई।
मैं पहले हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही मूवीज देखने जाता था। किसी लड़की के साथ मूवी देखने का ये सच में पहला मौका था और ये एहसास थोड़ा अजीब और अनरियल लग रहा था। फियोना भी मेरी तरफ मुड़ी। क्या सोच रहे हो? मैं हंसकर बोला। सोच रहा हूं, अगर थिएटर 3 में उन दो लड़कों की लड़ाई ना हुई होती और इक्विपमेंट खराब ना होता तो अभी हम हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर देख रहे होते। वह मुस्कुराई। हाँ, वही तो प्लान था। फिर बोली, अब जो है उसे प्रॉपरली देखो। ठीक है। ट्रेलर्स खत्म हुए और मूवी शुरू हो गई। फियोना ने अपनी नजरें स्क्रीन पर जमा ली और चुप हो गई। अजीब बात यह थी कि मुझे मूवी उम्मीद से कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग लगने लगी। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास कौन बैठा था। मैं बीच बीच में चुपके से फियोना के चेहरे की तरफ देख लेता था। वह सीट पर पीछे टिक कर पूरी तरह रिलैक्स्ड बैठी थी। उसके बगल में बैठा इंसान यानी मैं, जहां हंस हंसकर लगभग दोहरा हो रहा था, वहीं वह बस चुपचाप मूवी देख रही थी। हल्की रोशनी में उसका एक्सप्रेशन साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में हो। मैंने पॉपकॉर्न उसकी तरफ बढ़ाया। खाओगी? फियोना थोड़ा चौंकी, फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह थोड़ा झुककर सीधे मेरे हाथ से पॉपकॉर्न अपने मुंह से उठा लेती है। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसके होंठ मेरी उंगलियों को हल्के से छू गए। मुझे अपनी फिंगर टिप्स पर उसकी हल्की सी नमी महसूस हुई और मेरा दिमाग कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। वह धीरे से बोली, तुम ब्लश कर रहे हो। बस। अब तो साफ था कि वो मुझे छेड़ रही थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि उसने एक पॉपकॉर्न उठाया और मेरे मुंह के सामने कर दिया। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये लड़की तो सच में मुझे खेल रही है। मुंह खोलो। और इस तरह मैं पहली बार किसी लड़की की उंगलियों से पॉपकॉर्न खा रहा था। ये कैसी जस्ट फ्रेंड्स वाली सिचुएशन है? ये सब हो कैसे रहा है? देखो, कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है, ठीक है। हमारा रिश्ता हाथ पकड़ने से आगे कभी नहीं गया, लेकिन यहां मुझसे 2 साल छोटी लड़की मुझे आराम से टीज कर रही है। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। मेरे जैसी रोमांटिक हिस्ट्री वाले आदमी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। एक आदमी की भी कुछ डिग्निटी होती है। मैं खुद को संभालने के लिए पॉपकॉर्न उठाता हूं, लेकिन तभी बकेट में हमारे हाथ एक साथ टकरा जाते हैं। कोइंसिडेंस, पूरी तरह कोइंसिडेंस। फियोना मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हारे माथे पर पसीना आ गया है। फिर मुस्कुराकर बोली, तुम भी खाओ। जितना मैं इस बात को सीरियस ले रहा था, उतना ही वह आगे बढ़ती जा रही थी। ये सब वो जानबूझकर कर रही थी। मैंने खुद से कहा, शांत रहो, स्टेडी, मैं इसे संभाल सकता हूं। ठीक है, अगर ये टीजिंग है तो फिर एक एक पॉपकॉर्न एक दूसरे को खिलाने में क्या दिक्कत है? मैंने उसकी तरफ देखा। वह बस मुस्कुराती रही। फिर धीरे से बोली, तुम भी खाओ। मैंने जवाब दिया, वो थैंक्स। वह हंसी, कितने ओबीडियंट हो। और फिर अचानक टीजिंग बंद हो गई। मैं तो अब तक ये सोच चुका था कि इसका जवाब कैसे देना है, और तभी उसने पीछे हटना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने डांट कर अचानक बात खत्म कर दी हो। जब तक तुम्हें जवाब सूझे, सामने वाला जा चुका हो। ये कहाँ का इंसाफ है? कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे उसी वक्त उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए था। उसे भी महसूस होता कि हारना कैसा लगता है। मूवी के दूसरे हाफ में क्या हुआ, मुझे सच में कुछ याद नहीं। जब तक मैं होश में आया, मूवी खत्म हो चुकी थी और लगभग रात के 9 बज चुके थे। मैंने कहा, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ, ठीक है? फियोना ने फिर वही हल्की मुस्कान दी और ऐसे आगे चलने लगी जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पूछा, हर्ष, मूवी ठीक थी ना? हाँ, बुरी नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, इसने तो आधी मूवी देखी ही नहीं। शायद इसे ये मूवी पसंद नहीं आई। किसी दिन इसे सच में कोई अच्छी मूवी दिखाऊंगा, अपॉलॉजी की तरह। मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा, अगर तुम्हें मूवी की तरह टाइम में वापस जाने का मौका मिले तो तुम क्या करना चाहोगी? फियोना हल्का सा मुस्कुराई। ऐसा कभी सच में हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। अगर ये सब हाइपोथेटिकल है तो तुम क्या करोगे? मैं हंसकर पूछता हूं। और तुम? अगर तुम्हें टाइम में वापस जाने का मौका मिले तो क्या करोगी? मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं सच में वापस जा सकता तो जब वो मुझे टीज कर रही थी उसी समय उसका हाथ पकड़ लेता और अपना बदला अच्छे से लेता। तभी वह बिल्कुल नेचुरल तरीके से मेरा हाथ पकड़ लेती है। ग्रीन हो गई। चलो धत, मैं फिर से ब्रश क्यों कर रहा हूं? हम क्रॉसवॉक पार कर लेते हैं और हमेशा की तरह फियोना मेरा हाथ छोड़ देती है। बस यही मौका है। मैं अचानक उसका हाथ वापस पकड़ लेता हूं। फियोना मुड़कर मेरी तरफ देखती है, साफ तौर पर सरप्राइज हुई। अजीब तरह से अच्छा लग रहा था, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। हाँ, इसे कहते हैं रिवेंज। एक ऐसे आदमी का देर से मिला हुआ बदला जिसकी रोमांटिक हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। फियोना मुस्कुराती है, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूं। फिर मुझे महसूस होता है कि उसकी उंगली का नाखून मेरी हथेली पर हल्का सा खिंच गया। बस एक हल्का सा टच, लेकिन ऐसा लगा जैसे सीधे दिल पर खरोंच पड़ गई हो। एक झंझनाहट पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं वहीं फ्रीज हो गया। दिल फिर से बेतहाशा धड़कने लगा। ये आखिर है क्या? निकला ये कि नुकसान तो मेरा ही हुआ। मैं अभी अभी उस ऑनलाइन मैच से कन्फेशन सुन चुका था जिसके साथ मैं पहली बार मूवी डेट पर गया था। फियोना ने डॉर्म तक पूरे रास्ते मेरा हाथ पकड़े रखा। मैं नीचे अपनी हथेली देखता हूं, पूरी पसीने से भीगी हुई।
मेरा एक हिस्सा हाथ छोड़ना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा इतनी मुश्किल से जीती हुई ग्राउंड छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसे हार मान लेना तो बेइज्जती होती। पता नहीं कितना समय गुजर गया कि फियोना अचानक रुक गई। वह मुड़ी और बोली, मैं पहुंच गई। शायद उसे महसूस हो गया था कि मैं हाथ छोड़ना नहीं चाहता। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। छोड़ना नहीं चाहते। मैं चौंक कर रियलिटी में वापस आया। अगले ही पल उसकी उंगली फिर मेरी हथेली पर हल्का सा खिंची। एक झंझनाहट हथेली से बाह तक और वहां से सीधे सीने तक दौड़ गई। वह थोड़ा और करीब आई। मुझे तुम पसंद हो, लिनक्विन। हम डेटिंग करें, मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही उसने मुझे किस कर लिया। फिर मुस्कुराकर बोली, बाय बाय। अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं? मैं पूरी तरह स्टंड हो चुका था। सीधे चेकमेट। घर पहुंचने पर माँ अभी भी अपना स्नफ बॉटल देख रही थी। उन्होंने मुझे अंदर आते देखा और बिना सोचे पूछ लिया, आ गए तो कैसा? रुको, तुम्हें क्या हुआ है? मैं अभी भी जूते हाथ में पकड़े खड़ा था, जैसे होश में ही ना हूं। दिमाग में बस फियोना का चेहरा था, धीरे धीरे मेरे करीब आता हुआ, और उसके वो साफ मीठे शब्द, मुझे तुम पसंद हो, बार बार कानों में गूंज रहे थे। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक होंठों पर हल्की सी मिठास महसूस हुई, ऑरेंज फ्लेवर्ड लिप बाम जैसी। मैं तुरंत बोला, कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूं। और माँ के जवाब का इंतजार किए बिना सीधे अपने कमरे में चला गया। मैंने स्लीपर्स फर्श पर फेंके, बिस्तर पर गिर पड़ा और पूरे दिन की हर बात दोबारा याद करने लगा। अब मुझे 100% यकीन था, ये सिर्फ टीजिंग नहीं थी। सुबह आखिरकार बहुत धीरे धीरे आई। मैं पूरी रात नहीं सोया था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। मैं बार बार फियोना की प्रोफाइल खोलता, फिर बंद कर देता, मैसेज टाइप करता, फिर डिलीट कर देता। तो अब हमारे बीच है क्या? क्या हम ऑफिशियली साथ हैं या फिर नहीं? क्योंकि मैंने कल कोई जवाब ही नहीं दिया। मुझे पूरा यकीन था कि कल रात सिर्फ स्पर ऑफ द मोमेंट वाली बात नहीं थी। ना वो माहौल ऐसा था, ना वो पल, ना उसके लिए और ना मेरे लिए। फियोना की वजह जो भी हो, मुझे एक बात पक्की पता थी, मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूं। सिर्फ 2 महीने में किसी से प्यार हो जाना लगभग इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर ये प्यार नहीं है तो कौन एक दिन में 800 मैसेजेस करता है? कौन आधी रात तक जागकर बातें करता है? कौन हर जगह किसी के साथ साथ घूमता रहता है? लेकिन अब मुझे करना क्या चाहिए? तभी फोन की नोटिफिकेशन बज उठी। मैं तुरंत उठ बैठा, नर्वस भी, होपफुल भी। स्क्रीन खोली। मॉर्निंग वॉन्डरिंग होम का मैसेज देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसका टोन बिल्कुल हमेशा जैसा था, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या चल रहा है? आज काम है नहीं, क्लासेस वो भी नहीं, फिर बाद में मिलोगे हिंड। ये पढ़ते ही मेरा मूड एकदम अच्छा हो गया। ये प्रॉमिसिंग लग रहा था। हम यूजुअली कुछ दिन का गैप रखते थे, लेकिन अब लगातार दूसरे दिन मिलने वाले थे। मैंने रिप्लाई किया, श्योर, वहाँ वेस्ट साइड, ठीक है, लेकिन पहले मुझे साउथ बैंक रोड पर एक काम है। चैट खत्म होते ही मैं बिस्तर से कूद पड़ा। माँ से कहा कि लंच बचाकर ना रखें और सीधे बाथरूम में तैयार होने घुस गया। 2.5 मिनट बाद मैं साउथ बैंक रोड के साइन के नीचे खड़ा था, थोड़ा कंफ्यूज्ड। ये सड़क काफी बड़ी थी, यहाँ किसी से टकरा जाना सच में मुश्किल था। क्या मैं यहीं वेट करूं और अगर वो मिल जाए तो सरप्राइज बनकर बोलूं, अरे क्या कोइंसिडेंस है, या फिर उसे ढूंढूं, या सीधे पूछ लूं कि वो अभी कहाँ है? मैंने फोन निकाला और मैसेज टाइप किया, कौन सा काम है तुम्हारा? डिंग। नोटिफिकेशन की आवाज आई और उसी के तुरंत बाद पीछे से एक जानी पहचानी आवाज, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो उस लड़की के साथ फेक कोइंसिडेंस करने की प्लानिंग कर रहा था जिसे मैं पसंद करता हूं, और अगले ही सेकंड वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। फियोना ने क्यूरियस बनने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर छुपी हुई मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। मैं हकलाया, मैं बस, तुमने कहा था ना कि तुम्हें काम है। मैं बस देखने आया था कि शायद मैं हेल्प कर सकूं। अब फेक कोइंसिडेंस का ऑप्शन खत्म हो चुका था। मुझे सच बोलना पड़ा कि मैं जानबूझकर आया था। फियोना ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, तुम तो बहुत जल्दी पहुंच गए। लगता है तुम यहीं पास में रहते हो, है ना? फियोना कैजुअली चलते चलते आगे बढ़ने लगी। मैंने सिर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ा। हाँ, मैं पास ही रहता हूं। तुम कहाँ जा रही हो? फियोना ने अपने कंधे पर टंगे छोटे बैकपैक पर हाथ रखा, एक मैन्युस्क्रिप्ट जमा करने। मैं थोड़ा हैरान हुआ। सिर्फ कुछ मेल करने के लिए तुम इतनी दूर आई हो? वेस्ट साइड से भी तो भेज सकती थी। फियोना पीछे मुड़कर मुस्कुराई, उसमें क्या दिक्कत है? फिर उसने मुझे ध्यान से देखा। वैसे तुम्हारी आंखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स हैं। ठीक से सोए नहीं क्या? पूरी रात करवटें बदलते हुए भेड़े गिनने की याद आते ही मैंने हाथ हिलाया। कुछ नहीं, बस बहुत मच्छर थे। हाँ, उससे नींद खराब हो जाती है। अब मैंने ध्यान से फियोना को देखा। वह तो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, पूरी एनर्जी से भरी हुई। मैंने कहा, लगता है तुमने तो अच्छी नींद ली। वह मुस्कुराई, सुबह तक लगातार सोई, बहुत अच्छा लगा। 2.5 मिनट बाद हम दोनों पैकेज पिकअप स्टेशन में दाखिल हुए। फियोना ने अपने बैकपैक से मोटी सी मैन्युस्क्रिप्ट की गड्डी निकाली। मैंने उत्सुक होकर पूछा, ये क्या है? वह शिपिंग फॉर्म भरते हुए बोली, एक नॉवल, फ्री टाइम में लिखी थी। सोचा किसी पब्लिशर को भेज कर देखती हूँ।
मैं कुछ सेकंड के लिए उसे देखता रह गया। उसने पहले बताया था कि वह लिटरेचर मेजर है, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड होते हैं क्या? ग्रेजुएशन से पहले ही इतनी मोटी नॉवल लिख डाली। वह पेन पकड़कर हर डिटेल बहुत ध्यान से चेक कर रही थी। डिटेल्स डबल चेक करने के बाद उसने शिपिंग लेबल चिपकाया, फिर मुड़कर देखा कि मैं अभी भी उसे ब्लैंक होकर देख रहा हूं। उसने हाथ हिलाया। क्या सोच रहे हो? चले। मैं होश में आया और उसके पीछे बाहर निकल गया। बाहर आते ही वह मुस्कुराई। तुम अभी मुझे घूरते घूरते खो गए थे क्या? छिह नहीं, बस कुछ सोच रहा था। वैसे मेरा काम हो गया। अब कहाँ चलना है? कोई खास जगह जहां जाना चाहते हो? फिर उसने अचानक कहा, मैं वो जगह देखना चाहती हूं जहां तुम पेंटिंग करते हो। मुझे वहां ले चलोगे? हश, मैं एकदम अटक गया। माँ घर पर थी और किसी लड़की को घर ले जाना शायद अच्छा आइडिया नहीं था। वो ठीक नहीं होगा। फियोना ने होंठ सिकोड़कर कहा, बस तुम्हारा वर्क स्पेस देखना है प्लीज। 2.5 मिनट बाद माँ ने दरवाजा खोला और पूरी तरह चौंक गई। दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी जिसकी झलक उन्होंने कल देखी थी, चेहरा बिल्कुल खिले हुए फूल जैसा। फियोना ने तुरंत विनम्रता से कहा, नमस्ते आंटी, मैं फियोना हूँ। मैं लिन क्विन की फ्रेंड हूँ। मैं जल्दी से बोला, बस फ्रेंड। माँ की मुस्कान तुरंत खिल गई। अच्छा, लिन की फ्रेंड? अंदर आओ, अंदर आओ। ये लड़का तो दोस्तों को भी घर नहीं लाता और पहली बार कोई लड़की आई है। फियोना हल्के से झुकी। सॉरी आंटी, परेशान किया। अरे नहीं नहीं, बैठो। मैं जल्दी से स्टूडियो की तरफ इशारा करने लगा। उधर है मेरा स्टूडियो। लेकिन फियोना बड़े आराम से सोफा पर बैठ चुकी थी, जैसे उसे स्टूडियो जाने की कोई जल्दी ही ना हो। उल्टा उसने मुझे एक इनोसेंट सी मुस्कान दे दी। माँ ने मुझे घूरा। कैसा होस्ट है तू? लड़की को पानी तक नहीं पूछा। जा पानी ला। फियोना बोली, जरूरत नहीं आंटी, मुझे प्यास नहीं है। अरे शर्माओ मत, गेस्ट हो। फिर वह मुस्कुराकर बोली, एक्चुअली इन्होंने काफी पहले कहा था कि मुझे अपना स्टूडियो दिखाएंगे, बस बिजी रहते रहे इसलिए टलता गया। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया, मैंने कब कहा था? मैंने तो मना किया था, तुम खुद आना चाहती थी। माँ हंस पड़ी। लगता है तुम दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते हो। फियोना ने बिना झिझक कहा। हाँ, लिन मेरे स्कूल सीनियर है। मेरे हाथ से कप लगभग गिर गया। दोनों लो सिटी यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, सीनियर भी मान लिया, लेकिन हमें मिले हुए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं और ये काफी समय कहां से आ गया? और ये लिन क्यों बोल रही है? मैं जल्दी से बोला, माँ गलत मत समझना, लेकिन सच कहूं सिचुएशन सच में सस्पिशियस लग रही थी। ऑनलाइन रोमांस इतनी जल्दी ऑफलाइन हो गया। पहली मुलाकात के सिर्फ 2 हफ्ते बाद लड़की लड़के के घर आ गई और अभी कुछ देर पहले तो हम एक ही बेड पर भी बैठ गए थे। नहीं नहीं, ये सोच भी क्यों रहा हूं। उधर माँ का स्माइल और भी गर्म हो गया। तो तुम भी लो सिटी यूनिवर्सिटी में हो? जी, इस साल ग्रेजुएशन है। आंटी आप मुझे बस फियोना कह सकती है। मैं पानी लेकर आया। माँ ने मुझे डांटा, ये क्या एटीट्यूड है? ठीक से दो। फिर फियोना से बोली, लो बेटा पानी पियो। फियोना मुस्कुराई, थैंक यू आंटी। मैं तुरंत बोला, थैंक्स मुझे बोलना चाहिए, पानी मैंने दिया है। पानी देने के बाद मैं माँ और फियोना को बातें करते हुए देखता रहा। दोनों ऐसे घुल मिल रही थी जैसे पुरानी जान पहचान हो। पूरी सिचुएशन अजीब लग रही थी, बिल्कुल नॉर्मल फर्स्ट विजिट जैसी नहीं। फियोना दोनों हाथ गोद में रखकर बहुत शांत, सलीकेदार और वेल मैनर्ड लड़की की तरह बैठी थी। माँ का मूड तो बेहद अच्छा हो चुका था। तुम दोनों बातें करो, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। फिर फियोना से बोली, लंच करके जाना। फियोना तुरंत बोली, नहीं आंटी तकलीफ मत कीजिए, मैं थोड़ी देर बैठकर चली जाऊंगी। माँ ने मुझे देखा, तुम दोनों को बाद में कहीं जाना है क्या? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं। बस इतना सुनते ही माँ तुरंत एक्टिव हो गई। माँ ने ग्रोसरी बास्केट उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बस तय रहा फियोना लंच करके जाएगी। हम दोनों कुछ बोल पाते उससे पहले ही दरवाजा बंद हो गया। फियोना ने कप नीचे रखा और मुस्कुराकर खड़ी हो गई। चलो अब तुम्हारा स्टूडियो देखते हैं। मैं भी उठ गया। घड़ी देखी, अभी 11 भी नहीं बजे थे। मैंने कहा, यही मैं यूजुअली पेंटिंग करता हूँ। फियोना कमरे में चारों तरफ टंगे आर्टवर्क्स को देखती रही और मुस्कुराकर बोली, पूरी तरह एक आर्टिस्ट का स्टूडियो लग रहा है। मैं थोड़ा शर्माते हुए सिर खुजलाने लगा। अगले ही पल मैंने देखा कि वह नीचे झुककर फर्श पर पड़े डिस्कार्डेड स्केचेस उठाने लगी। मैं तुरंत बोला, अरे रहने दो, बाद में मैं साफ कर लूंगा। लेकिन वह रुकी नहीं। उसके हाथों की हरकतों में अजीब सी प्रैक्टिस्ड ईज थी, जैसे उसे ऐसी चीजों की आदत हो। फिर उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, बस खड़े मत रहो, जाओ डस्टबिन का बैग बदलो। ओह ठीक है। 20 मिनट बाद फियोना ने लंबी सांस ली और कमरे को देखकर मुस्कुराई। अब बहुत बेहतर लग रहा है। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा। डिस्कार्डेड स्केचेस, ब्लैंक पेपर, पेंट्स, ब्रशेस, सब कुछ नीटली अरेंज था। क्या ये खुद भी पेंटिंग करती है? सच कहूं तो ये कैमरा अब मुझसे भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था। मैं मुस्कुराया, थैंक्स मदद के लिए। वह बोली, इसे लंच के लिए मेरा थैंक यू समझ लो। फिर अचानक शरारती नजर से बोली, चलो गैस करती हूँ तुम्हारा बेडरूम कौन सा है। मैं चौंक गया, कहीं ये मेरा बेडरूम भी साफ करने ना लग जाए। वह सीधे आगे बढ़ी, ये वाला है ना? मैं ब्लिंक कर गया।
हाँ, मुझे सच में क्यूरियोसिटी हुई कि उसने पहली कोशिश में सही कैसे गेस कर लिया। अच्छी बात यह रही कि कमरे में जाते ही उसने सफाई शुरू नहीं की, वह बस चुपचाप कमरे को देखने लगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक साफ नॉस्टैल्जिया चमक गई। मैं थोड़ा घबराकर बोला, मेरे कमरे से कोई अजीब स्मेल आ रही है क्या? हज मेरा दिल हल्का सा कस गया। मैंने खुद भी धीरे से सांस ली। नहीं, कुछ भी अजीब नहीं, मैं रोज खिड़की खोलकर हवा लगाता हूँ। फियोना धीरे से बिस्तर के किनारे बैठ गई, फिर सिर थोड़ा तिरछा करके होंठ दबाए और बोली, मैं टायर्ड हूं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो। वह मेरी तरफ देखती हुई बोली, तुम भी इधर आओ। क्या? मैं तुरंत सतर्क हो गया। क्या प्लान है तुम्हारा? वह हंस पड़ी, तुम्हारा चेहरा देखो, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। फिर मेरी आंखों के नीचे देखकर बोली, ये डार्क सर्कल्स देखो, थोड़ी देर लेट जाओ। मैंने खुद से कहा, मेरा कमरा है, मेरा बेड है, मैं डर किस बात से रहा हूं। आखिरकार हार मानकर मैं जाकर तकिए पर मुंह के बल गिर पड़ा। फियोना मुझे देखकर खूब एंजॉय कर रही थी। वह धीरे से बोली, हम अब एक ही बेड शेयर कर रहे हैं। मैं तुरंत उठ बैठा, ऐसे मत बोलो, हम बस रेस्ट कर रहे हैं, ठीक? वह मुस्कुराई, इतने फ्लस्टर्ड क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा। फिर थोड़ी नरमी से बोली, ठीक है, अब टीज नहीं करूंगी, आराम करो। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद मैंने धीरे से कहा, कल रात वाली बात। वह मेरी तरफ देखने लगी। मैं बोला, कल रात तुमने मुझे कन्फेस किया था, लेकिन मैंने एक्चुअली यस नहीं कहा था, है ना? फियोना ने भौहें उठाई। रुको, मैंने तुम्हें कन्फेस किया था। तुमने डॉर्म के बाहर कहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूं, फिर तुमने मुझे किस भी किया। वह सोचने का नाटक करते हुए बोली, सच? शायद मैंने गलत याद कर लिया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर बताओ, क्या तुमने मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट किया? मैं अटक गया। तुमने किस किया था? तो क्या इसका मतलब नहीं कि हम साथ हैं? वह तुरंत बोली, नहीं, प्रॉपर कन्फेशन करना पड़ेगा, इस बार सच में। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है फियोना, मुझे तुम पसंद हो, हम डेटिंग करें। तभी बाहर से माँ की आवाज आई। अरे वाह, लगता है मैं बूढ़ी हो रही हूँ। कान ही नहीं, आंखें भी कमजोर हो गई हैं, बार बार गलत जगह टकरा जाती हूँ। मैं जम गया। माँ ने सब सुन लिया था। फियोना तुरंत मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई, अब अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो मुझे आंटी के हाथ का खाना नहीं मिलेगा। मैंने उसे घूरा, तुम जानबूझकर कर रही हो? कसम से नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि आंटी वापस आ गई हैं। झूठ, तुम डेफिनेटली जानबूझकर कर रही हो। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूं, फिर ये लड़की मुझे हर बार अपनी उंगली पर कैसे नचा देती है। मैं उठने लगा। वह पूछती है, कहाँ जा रहे हो? बाहर। मैं तुरंत रुक गया। नहीं, मैं अभी बाहर नहीं जा सकता, इतनी एम्बैरेसमेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं वापस बैठ गया। ठीक है, तुम जाओ। फियोना तुरंत उठी। आंटी, मैं हेल्प कर देती हूँ। माँ ने हाथ हिलाया। नहीं नहीं, तुम दोनों बैठो, कोई बात नहीं, मैं घर पर रोज खाना बनाती हूँ। माँ एकदम खुश हो गई। इतनी छोटी उम्र में कुकिंग भी आती है, कितनी अच्छी लड़की है। तुम लोग कहाँ के हो? रिवर सिटी। वो सिटी से ज्यादा दूर नहीं। मैं बिस्तर पर बैठा सोच रहा था, डेटिंग ऐसे होती है क्या? मैं उससे पूरे 2 साल बड़ा हूँ, फिर क्यों लग रहा है कि वो बड़ी बहन है और मैं छोटा भाई जिसे वो टीज कर रही है। बाहर माँ की आवाज आ रही थी। अच्छा, रिवर सिटी, तभी वहां की लड़कियां इतनी हुनरमंद होती हैं। अरे, ये मुझे दे दो, सब गीला है। कोई बात नहीं, मैं धो देती हूँ। मैंने तकिए में मुंह छुपा लिया। नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा, बहुत शर्म आ रही है। करीब 1 घंटे बाद माँ ने आवाज लगाई, खाना तैयार है, बाहर आ जाओ। वह बड़बड़ाते हुए टेबल पर बोल्स और चॉपस्टिक्स रख रही थी। इतनी देर लगा रहा है जैसे खाने का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। कुछ देर बाद मैं हाथ धोकर किचन में पहुंचा। मैंने माँ और फियोना की तरफ देखा और पता नहीं क्यों पूरा सीन अजीब तरह से हार्मोनियस लग रहा था। माँ ने मुझे घूरा, क्या खड़े खड़े देख रहा है? हाथ धो लिए हैं तो जल्दी से फियोना के लिए राइस निकाल। मैं मुड़ा और देखा कि फियोना पहले ही 2 बोल्स भरकर टेबल पर रख चुकी थी। वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं आंटी, मैं खुद ले सकती हूँ। माँ बोली, अरे मैं तो आजकल ज्यादा खाती भी नहीं। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही उनकी नजर बोल्स पर गई। दोनों में सिर्फ आधा आधा राइस भरा था। वह वहीं रुक गई। माँ ने हैरानी से फियोना की तरफ देखा। पहली बार बॉयफ्रेंड के घर खाना खाने आई लड़की, और उसे पहले से ही अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ की एपेटाइट पता है। मिसेस क्विन कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। मेरी एपेटाइट तो कभी बदलती ही नहीं। हर मील में मैं लगभग इतना ही राइस खाती हूँ। ज्यादा से ज्यादा डिशेस के कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स ले लेती हूँ, लेकिन राइस का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं बिल्कुल इतना ही खाती हूँ? अब फियोना एक पल के लिए रुक गई, फिर जल्दी से मुस्कुराकर बोली, हमारे घर में सबकी एपेटाइट छोटी है तो ये बस आदत बन गई। अगर कम पड़े तो मैं और दे दूंगी। माँ तुरंत बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर हंसकर बोली, सच में? तो लगता है हमारी अच्छी बननी तय है। मैं हाथ धोकर टेबल पर बैठ गया। सब कुछ थोड़ा अनरियल लग रहा था। सिर्फ कुछ घंटों में फियोना इस घर में इतनी कंफर्टेबली घुल मिल गई थी। ये लड़की सच में कमाल है। सिर्फ मुझे हैंडल करना ही नहीं, माँ जैसी इंसान के साथ भी परफेक्टली फिट हो गई। माँ ने सब्जी का एक बाइट लिया और उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह फियोना, ये श्रेडेड वेजिटेबल स्टर फ्राई तुमने बनाई है। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, लिन, इसे थोड़ा ज्यादा खाना,
मैं चुपचाप राइस खाने लगा, लेकिन अंदर एक अजीब सा क्राइसिस शुरू हो चुका था। क्या इस लड़की में कोई कमी है भी? अमेजिंग गर्लफ्रेंड होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज में उससे पीछे रह जाना ठीक नहीं। मुझे समहाउ स्कोर बराबर करना पड़ेगा। उधर फियोना मुझे खाते हुए देख रही थी, हाथ में अपना राइस बोल, चेहरे पर मुस्कान, और उसकी नजरें एक बार भी मुझसे हट नहीं रही थीं। माँ ने चोरी चोरी ये सब देखा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा और शायद मन ही मन सोचने लगी, ये बेवकूफ तो बस राइस खाई जा रहा है, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी अच्छी लड़की आखिर इसमें देख क्या रही है? शायद किस्मत सच में मूर्खों पर मेहरबान होती है। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मेरा भरा हुआ बोल कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। मैं आखिरी कौर निगलकर दूसरा राइस लेने उठने ही वाला था कि बगल से एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ा। मैंने तुरंत अपना बोल कसकर पकड़ लिया। मैंने फियोना की तरफ देखा, ये क्या कर रही है? वह मुस्कुराई। मैं ले आती हूं। मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स ही क्वेश्चन मार्क्स थे। मैं कुछ रिएक्ट करता उससे पहले मेरे पैर पर तेज दर्द हुआ। मैंने पकड़ ढीली कर दी। फियोना आराम से बोल लेकर उठी और खुद राइस भरने चली गई। माँ के होंठ हल्के से हिले। अब से अपना बोल खुद भरना, उसे मत भेजा करो। मैं तुरंत बोला, मैं खुद ही जा रहा था, लेकिन सच ये था कि मेरे पास चॉइस ही नहीं बची थी। थोड़ी देर बाद फियोना बिल्कुल सही मात्रा में राइस भरकर मेरे सामने रख देती है। मैं धीरे से बोलता हूँ, थैंक्स। वह मुस्कुराई, थैंक्स की जरूरत नहीं, फिर बैठ गई। और साफ दिख रहा था कि उसका मूड बहुत अच्छा है। लंच के बाद वह खाली बोल्स उठाकर किचन की तरफ चली गई। आंटी, मैं साफ कर देती हूँ। माँ तुरंत उसके पीछे पहुंच गई। अरे नहीं बेटा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। फियोना बोली, नहीं मैं कर देती हूँ। लेकिन माँ तो मानने वाली ही नहीं थी। चेहरे पर पूरी खुशी के साथ बोली, तुम हाथ मुंह धोकर जाओ और लिन के साथ बैठो। बहस हारकर फियोना किचन से बाहर आ गई। वह बालकनी में गई, वाटरिंग कैन उठाई और अपने आप पौधों को पानी देने लगी। मैं उसकी मदद करने ही वाला था कि किचन से माँ की आवाज आई, डिश सोप खत्म हो गया है। लिन, अंकल पैन की दुकान से एक बॉटल ले आ। मैंने सिर खुजलाया और फियोना से कहा, लगता है तुमने भी सुन लिया, मैं अभी आता हूँ। उसे किसी अजनबी घर में अकेला छोड़े जाने से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है जाओ। अच्छी बात यह थी कि दुकान ज्यादा दूर नहीं थी। 2.5 मिनट बाद मैं काउंटर पर डिश सोप की बोतल लेकर पैसे देने खड़ा था। अंकल पैन अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने सिर उठाया और मुझे देखते ही उनके चेहरे पर जानकार मुस्कान आ गई। आज गर्लफ्रेंड को घर लाया है? हाँ एज, मैं चौंक गया। आपको किसने बताया? अंकल पैन हंस पड़े। सबने देखा है, तू लड़की को घर लाया और फिर तेरी माँ सब्जी खरीदने बाहर निकल गई। इतनी सारी सब्जियां लेकर घर जा रही है, साफ नहीं दिख रहा क्या? मैं हंस पड़ा। अंकल पैन, आपको प्रोफेशन बदलकर डिटेक्टिव बन जाना चाहिए। इतना कहकर मैंने वॉलेट निकाला और काउंटर पर रखे लॉलीपॉप्स देख लिए। मैंने कुछ उठा लिए और डिश सोप के पास रख दिए। सब मिलाकर कितने हुए? 20 रुपए मान लो। लॉलीपॉप्स देखकर अंकल पैन फिर मुस्कुरा दिए। थोड़े स्नैक्स भी ले जा, लड़कियों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, ठीक है, आप ही थोड़ा और रख दीजिए। स्नैक्स निकालते हुए अंकल पैन बोले, वैसे कुछ दिन पहले वो लड़की यहां घूम रही थी। मैं सोच रहा था किसे ढूंढ रही है। किसे पता था कि वो तुम्हें ढूंढ रही थी? मैं एक पल के लिए रुक गया। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। आज पहली बार उसे यहां लाया हूं। पैसे देकर मैंने जल्दी से धन्यवाद कहा और घर की तरफ निकल गया। पीछे से अंकल पैन बस हल्का सा हंसे, वापस बैठ गए और धीरे से धुआं छोड़ते हुए बोले, आजकल के लड़के लड़कियां वे रिश्ते छुपाकर ही रखते हैं। 2.5 मिनट बाद मैं घर पहुंचा। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर माँ किचन से बाहर आई और बड़बड़ाने लगी। डिश सोप लेने गया था या शहर घूमने? लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में स्नैक्स का बड़ा बैग देखा, शिकायत तुरंत बंद हो गई। अच्छा, आखिर दिमाग चलाना शुरू किया। फिर मुस्कुराकर बोली, वो तुम्हारे कमरे में है। मैं कमरे की तरफ गया और दरवाजा खोला। अंदर का सीन देखकर मैं वहीं रुक गया। फियोना तकिया पकड़कर बेड पर लौट रही थी, जैसे कोई छोटी लोमड़ी चोरी से स्नैक खाते पकड़ी गई हो। मुझे देखते ही वह फ्रीज हो गई। मैं बैग आगे बढ़ाते हुए बोला, पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब ले आया। लगता है गर्लफ्रेंड वाला टाइटल बहुत जल्दी असर दिखाने लगा और मैं सोच रहा था कि मुझे उसे धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। क्या ये मेरी सारी डेटिंग एक्सपीरियंस को सीरियसली नहीं लेती? मैंने पूछा, तो बॉयफ्रेंड टाइटल के साथ क्या पर्क्स मिलते हैं? फियोना ने चिप्स का पैकेट खोला, एक चिप निकाली और अपने होठों के पास पकड़ ली। ये पहला चिप तुम्हारा, यही पर्क है। मैंने अनजाने में निगल लिया। आधा सेकेंड हिचकिचाया, फिर उसकी उंगलियों से चिप खा लिया। मैंने खुद को समझाया, अब हम ऑफिशियली कपल हैं, ये टीजिंग नहीं है। फिर मैंने पूछा, बस इतना? हर्ष वह सिर तिरछा करके मुझे देखने लगी, फिर होंठ के कोने पर जीभ फेर दी। जानबूझकर किया या नहीं मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मेरी नजर सीधे उसके नरम गुलाबी होठों पर अटक गई और मुझे अचानक टैंजरीन लिप बाम याद आ गया। वह मुस्कुराई, ओ तो तुम्हें ये चाहिए? अगर चाहिए तो खुद आकर ले लो। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, डर किस बात का? ऐसा भी नहीं कि हम पहले किस नहीं कर चुके। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि बाहर से माँ की आवाज आई, तुम दोनों को वाटरमेलन चाहिए क्या? मैं वहीं जम गया।
इतनी शर्मिंदगी शायद जिंदगी में पहली बार महसूस हुई। मन ही मन सोचा, ठीक है, अगली जिंदगी में ज्यादा सावधान रहूंगा। फिर फियोना धीरे से मेरे पास आकर कान में फुसफुसाई, एक्चुअली मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। क्या हो चाह? तुरंत उठ बैठा। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया और शर्माते हुए बोली, मैं बेबी कैरी कर रही हूं। मैं पूरी तरह ब्लैंक बैठा रह गया। मेरे हाथ के नीचे सिर्फ उसकी गर्माहट महसूस हो रही थी। वह मेरा हाथ थोड़ा और दबाते हुए बोली, ये तुम्हारा बेबी है। मेरा दिमाग सचमुच शॉर्ट सर्किट हो गया। मैंने झटके से हाथ खींचा, लेकिन इतना जोर से कि खुद धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। मैं घूरते हुए बोला, किसका बेबी? वह पूरी सीरियसनेस के साथ बोली, तुम्हारा। ऑब्वियसली, कल रात तुमने मुझे किस किया था। एक किस और बेबी? मैं चिल्लाया, तुमने मुझे किस किया था तो बेबी मुझे होना चाहिए। अब मैं सच में गुस्से में था। ये औरत फिर मुझे बेवकूफ बना रही थी। कितनी मीन है, एक किस से बेबी होता है क्या? अगले ही पल मुझे अपनी पीठ पर कुछ नरम सा महसूस हुआ। उसके छोटे छोटे हाथ मेरी कमर के आसपास आ गए और मुझे हल्के हल्के थपथपाने लगे। मैंने पीछे हाथ बढ़ाकर उसके शरारती हाथ पकड़ लिए। बस करो। वह हंस पड़ी, ठीक है, नहीं करूंगी, अब सो जाओ। फिर से मुझे टीज कर रही है। मैंने उसके हाथ को हल्के से दबाया। सच कहूं तो अच्छा लगा और मैंने आंखें बंद कर ली। पूरी रात जागा था, इसलिए पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। जब दोबारा आंख खुली, कमरा अंधेरा हो चुका था। मैंने करवट ली और हाथ बगल में बढ़ाया। कुछ नहीं। फियोना कहाँ है? क्या वो चली गई? मैं उठकर बैठा तो देखा कि किसी ने मेरे ऊपर पतली सी चादर डाल दी थी। तुरंत फियोना का चेहरा याद आ गया। मैंने टाइम देखा, शाम के 5 बजे पार हो चुके थे। लगता है मैं सच में गहरी नींद में था। मैंने पानी उठाकर घूंट लिया और अचानक उसमें हल्का सा टैंजरीन फ्लेवर महसूस हुआ। मैं कप को देखने लगा, फिर अपने होंठ छुए। क्या उसने मेरे सोते समय सच में ऐसा कुछ किया? सब समझने के बाद मैं कमरे से बाहर निकला कि देखूं वो घर गई या नहीं। माँ लिविंग रूम में बैठकर अपने एंटीक्स देख रही थी। उन्होंने मुझे देखा, उठ गए, आकर बैठो। मैं सोफा पर बैठ गया और पूछा, हंजर वो कहाँ गई? माँ ने बिना ऊपर देखे कहा, हंजर थोड़ी देर पहले चली गई, तुम बहुत देर से उठे। फिर उन्होंने सीधे पूछा, तो अब तुम दोनों ऑफिशियली साथ हो? मैं थोड़ा अटक गया। ओह, आप फ्राइडे को थी ना? आपने सब देखा था, माँ ने शांत आवाज में कहा। मैंने उसे तुम्हें हाँ कहते नहीं सुना था। तुम गिफ्ट तक नहीं ले गए थे, बस खड़े होकर कन्फेशन कर दिया। उसे तुम्हें मना कर देना चाहिए था। मैं तुरंत बोला, उसने हाँ कहा, सच में कहा। माँ ने मुझे ध्यान से देखा। अच्छा, तो तुम दोनों मिले कैसे? मैं एक पल के लिए अटक गया। ओह, वो मेरी स्कूल जूनियर है। मैं किसी भी हालत में माँ को ये नहीं बताने वाला था कि पहले फियोना ने मुझे परस्यू किया था। माँ ने भौं उठाई। वो अभी भी स्कूल में है और तुमने पहले ही चालू हरकतें शुरू कर दी। मैंने तुरंत सफाई दी। वो इस साल ग्रेजुएट होने वाली है। ऐसे मत बोलो जैसे मैंने कोई बच्ची फंसा ली हो। लेकिन सच कहूं तो उसके साथ रहते हुए मुझे खुद ही छोटा महसूस होता है। माँ ने फिर कहा, एज कन्फेशन किया, लेकिन कल मैंने तुम्हें दोनों को मूवी पर देखा था। मैंने जवाब दिया, तब भी हम एक दूसरे को पसंद करते थे। मूवी देखने के लिए डेटिंग में होना थोड़ी जरूरी है। फिर माँ थोड़ी देर चुप रही और बोली, वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। सच कहूं तो समझ नहीं आता उसे तुम में क्या दिखा। मैं तुरंत प्रोटेस्ट करने लगा, अरे मैं पूरा ग्रोन मैन हूं, हाथ पैर सब सही सलामत है, मुझे कौन पसंद नहीं करेगा। माँ ने उंगली दिखाकर कहा, बस उसे बेवजह परेशान मत करना, उसे घर बुलाते रहना। मैं मन ही मन बुदबुदाया, ज्यादा चांसेस तो इसी बात के हैं कि वो मुझे परेशान करेगी। मैं उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। आज माँ से और बात करना डेंजरस था। इस स्पीड से तो हम दोनों में से कोई ना कोई मारा जाएगा। लेकिन दरवाजा बंद होते ही मैं सच में रुक गया। एक सवाल तो था, आखिर उसे मुझ में क्या पसंद आया? सच में ये बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने फोन निकाला और अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया, किसी लड़की को टीज कैसे करते हैं। मेरा ये दोस्त रायन शॉ 2 रिलेशनशिप्स में रह चुका था, मतलब मुझसे 2 गुना एक्सपीरियंस। उसका रिप्लाई तुरंत आया, हे बेब, स्माइल फॉर डैडी। मैंने तुरंत लिखा, नहीं बे, ऐसे नहीं। फिर मैंने दोबारा लिखा, जिस लड़की को सच में पसंद करते हो उसे टीज कैसे करते हैं? उसने तुरंत जवाब दिया, मतलब पसंद की लड़की को इम्प्रेस कैसे करते हैं। मैं कुछ सेकंड सोचता रहा। टेक्निकली फंसा तो मैं खुद हूं। मैंने लिखा, मतलब ऐसा कि लड़की ब्लश करे, फ्लस्टर हो जाए, उसका दिल तेज धड़के। रायन ने जवाब दिया, ओ वो टीजिंग नहीं, फ्लर्टिंग है। उधर रायन मन ही मन मुझ पर तरस खाने लगा। इतने साल सिंगल रहा, शायद इसने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। इसे टीजिंग और फ्लर्टिंग का फर्क भी नहीं पता। किसी को तो इस बेचारे की मदद करनी पड़ेगी। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। फ्लर्टिंग, हाँ शायद यही सही वर्ड है। मैंने पूछा, हंज तो फ्लर्ट कैसे करते हैं? रायन ने लिखा, हंज वो गहरी कला है, सबसे बेसिक मूव है, रोज की बातों में थोड़ा चालाक होना। देख एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है? मैंने लिखा, बी। ये तो तुम्हें पता है। उसका रिप्लाई आया, नो यू आर माई टाइप। मैं मैसेज को घूरता रह गया। ऐसा लगा जैसे मेरे सामने नई दुनिया खुल गई हो। मैंने तुरंत चैट विंडो बदली और वही लाइन फियोना को भेज दी। फिर उसने पूछा, तुम्हारा ज़ोडियाक साइन क्या है? मैंने लिखा, डॉग।
तुम्हारा उसका रिप्लाई आया, नो यू बिलोंग टू मी। मैं सच में कुछ सेकंड तक शांत नहीं रह पाया। ये तो सीधी लव लाइन थी, बहुत ज्यादा चीजी। नहीं, ये काम नहीं करेगा। मैं फिर से आउटफ्लर्ट हो गया, हार गया। ये बहुत पेनफुल था। मैंने तुरंत रायन को लिखा, कुछ और पावरफुल है। रायन ने फोन की तरफ देखते हुए सोचा, लगता है सामने वाली बिगिनर नहीं है। उसने लिखा, शुरुआत में हारना नॉर्मल है, प्रैक्टिस करते रहो। मैंने हार नहीं मानी। कोई फिनिशिंग मूव है? रायन ने जवाब दिया, तुझे बेसिक्स नहीं आते, फिनिशिंग मूव का क्या करेगा? मैंने लिखा, आए या ना आए बस सिखा दे, ट्राई तो करूं। मैं सच में बेचैन हो चुका था। मुझे स्कोर बराबर करना था, हर बार आउटप्लेड नहीं हो सकता। आखिर रायन ने लिखा, ठीक है, अपना सीक्रेट मूव सिखाता हूं, गारंटीड किल। उसकी एडवाइस फॉलो करते हुए मैंने ऑनलाइन एक टर्म सर्च किया, वॉल स्लैम। जैसे ही मुझे वॉल स्लैम समझ आया, अचानक सब क्लिक कर गया। ओह, तो ये है असली फिनिशिंग मूव। मैंने तुरंत उसे दिमाग में सेव कर लिया। अगली बार अगर फियोना फिर से बेबी वाला जोक करके मुझे परेशान करेगी तो मैं यही मूव इस्तेमाल करूंगा और गेम खत्म। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उठाकर देखा, वंडरिंग होम का मैसेज था। चलो फिर से शुरू करते हैं। मैंने लिखा, मैं प्रॉमिस करती हूं इस बार साथ दूंगी। मैंने जवाब दिया, नहीं, सच में कोऑपरेट करूंगी। मैं फिर भी नहीं करूंगा। फिर उसने टॉपिक बदल दिया, वैसे तुम कब उठे? थोड़ी देर पहले। तो आज रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। मुझे तुम्हें जाने से पहले जगा देना चाहिए था। मैं चैट पढ़ता रहा, कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने फोन नीचे रखा, कुछ देर सोचा, फिर वापस उठाया। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। उसका रिप्लाई आया, हूं। मैंने लिखा, क्यों का कोई रीजन होना जरूरी है? मैंने फिर लिखा, तुम समझ रही हो मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं जानना चाहता हूं, अपनी नई गर्लफ्रेंड सिर्फ मेरे बॉडी के लिए तो नहीं चाहती। ये पता लगाने के लिए मैंने उसे एक बहुत ही सीरियस सवाल भेज दिया। मैसेज भेजने के बाद फोन लंबे समय तक चुप रहा, बहुत लंबे समय तक। आखिर मैंने फोन साइड में रख दिया और इंतजार करना छोड़ दिया। मैं लव एट फर्स्ट साइट में विश्वास नहीं करता। किसी को बिना समझे पहली नजर में प्यार हो जाना, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे हिसाब से लव एट फर्स्ट साइट अक्सर बस अट्रैक्शन होता है, वरना किसी साधारण, बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान को पहली नजर में प्यार कौन करता है? फियोना से मिलने से लेकर हमारे साथ आने तक हर स्टेप उसने सेट किया था। पहले उसने मुझे ऐड किया, फिर मिलने की डायरेक्शन उसी ने दी, धीरे धीरे मुझे अपनी तरफ खींचा, फिर मुझे कन्फेशन करने तक ले आई। इसके पीछे कोई रीजन तो होना ही चाहिए। क्या वो सच में सिर्फ मेरा बॉडी चाहती है? नहीं, इम्पॉसिबल। मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। तभी माँ ने दरवाजा खटखटाया। खाना तैयार है। मेरी सोच वहीं टूट गई। मैंने जवाब दिया और बाहर आ गया। टेबल पर ज्यादातर डिशेस लंच की बची हुई थी, बस गर्म की गई थी। सिर्फ एक नई डिश बनी थी, श्रेडेड वेजिटेबल स्टर फ्राई। वही डिश जो माँ और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। माँ फिर से फियोना की तारीफ करने लगी। पता नहीं तुम्हारी ये छोटी गर्लफ्रेंड ने कुकिंग कहाँ सीखी, लेकिन इसकी स्किल से तो रेस्टोरेंट खुल सकता है। मैंने कैजुअली कहा, नेचुरल टैलेंट होगा या फिर बहुत प्रैक्टिस की होगी। लेकिन सच कहूं तो लंच में उसने जो बनाया था वो माँ के खाने से भी बेहतर था। उसका नाइफ वर्क सिर्फ टैलेंट नहीं हो सकता। लगता है बचपन से घर में खाना बनाती रही है। माँ भी मान गई, हाँ ये प्रैक्टिस वाली बात लगती है। फिर उन्होंने पूछा, तो तुम्हें वो कैसी लगती है? मैंने 2 बड़े कौर राइस के खाए, कुछ देर चबाया, फिर सिर उठाकर कहा, मुझे लगता है मुझे एक प्रॉपर जॉब ढूंढनी चाहिए। माँ चौंक गई। फ्रीलांसिंग तो ठीक चल रही है ना? तुम्हें फ्रीडम भी है और तुम अपना खर्च भी चला रहे हो। मैंने सिर हिलाया। अब बात सिर्फ मेरी नहीं रही। माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे अचानक उनका बेटा बड़ा हो गया हो। उन्होंने हल्की सांस छोड़ी, लेकिन उसमें राहत थी। शायद जिस पल इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लेता है और उन्हें उठाने का फैसला करता है, उसी पल वो सच में अडल्ट बनता है। फिर मुस्कुराकर बोली, लगता है अब सेटल होने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। डिनर के बाद मैं वापस कमरे में गया, डेस्क से फोन उठाया। एक अनरीड मैसेज मेरा इंतजार कर रहा था, फियोना का। उसने लिखा था, क्योंकि तुम हमेशा मेरे ठीक आधा कदम पीछे और थोड़ा सा बगल में खड़े रहे हो। मैं उस मैसेज को काफी देर तक देखता रहा, सोचता रहा, और सच कहूं तो मुझे अभी भी उसका पूरा मतलब समझ नहीं आया। लेकिन एक बात अब पक्की थी, मैं उसे पसंद करता हूं और वो भी मुझे पसंद करती है। फिलहाल इतना ही काफी है। मैंने फोन उठाया और चैट में एक मैसेज टाइप किया, तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है? सेंड दबा दिया। रात जल्दी उतर आई। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। रायन अभी एनिमेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्रिएटिव साइड पर अपनी अलग स्टाइल के साथ। टीम में आसानी से फिट होने वाला इंसान नहीं है। वो रास्ता शायद मेरे लिए नहीं है। इलस्ट्रेशन भी बुरा ऑप्शन नहीं है, खासकर हैंड ड्रॉन इलस्ट्रेशन की इन दिनों काफी डिमांड है। इस पर ध्यान रखना चाहिए। मौका मिला तो कुछ रिलेटेड स्किल्स भी सीख लूंगा। गेमिंग इंडस्ट्री भी अच्छा कर रही है। हालांकि कॉन्सेप्ट आर्ट का लेवल लगातार ऊंचा होता जा रहा है। इन्हीं बातों के बारे में सोचते सोचते मुझे नींद आने लगी। अजीब बात यह थी कि आज मैं अंदर से काफी शांत महसूस कर रहा था। ब्लैंकेट पर अब भी फियोना के शैम्पू की बहुत हल्की सी खुशबू बाकी थी, बहुत हल्की लेकिन मौजूद। क्या मैं अच्छी लग रही हूं?
बहुत अच्छी। तुम्हारी नजर कहाँ है? मैं कंफ्यूज्ड होकर बोला। तुमने ही तो कहा था ड्रेस देखो। तुम नर्वस हो? नहीं तो चेहरा इतना लाल क्यों है? कहते हैं बेटे को थोड़ा तेज बनाने के लिए माँ 3 अंडों में 7 छेद कर देती है। लेकिन इस वक्त तो मैं खुद उस लड़की के टीजिंग के बीच फंसा हुआ था जिसे मैं पसंद करता हूँ, पूरी तरह हेल्पलेस। वह फिर पूछती है, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? मेरी हालत देखकर उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जाती है। धीरे धीरे उसके 2 नुकीले दांत दिखाई देने लगते हैं। फिर उसके सिर पर लोमड़ी जैसे कान उगाते हैं। मैं डरकर उसे देखता रह जाता हूँ। उसके नाखून कई इंच लंबे हो जाते हैं और उसकी पीठ के पीछे एक एक करके कई फ्लफी टेल्स खिलने लगती हैं, जैसे फूल खुल रहे हों। वह फिर पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? मैं दीवार से चिपका खड़ा हूं, डर से जमे हुए। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। अचानक वह विशाल लोमड़ी दहाड़ती है। क्या मैं खूबसूरत हूं? मेरी आंखें झटके से खुल गईं। मैं हाँफने लगा। कुछ सेकंड बाद समझ आया मैं सपना देख रहा था। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर हल्की रोशनी हो चुकी थी। कितने बजे होंगे? लगता है अब दोबारा नींद नहीं आएगी। मैं हेडबोर्ड से टिक गया और फोन उठा लिया। सोचा थोड़ा जॉब लिस्टिंग्स देख लेता हूं। तभी नोटिफिकेशन बज उठी। मैंने खोला। वंडरिंग होम मॉर्निंग। मैं मुस्कुराया। तुम आज भी जल्दी उठ गई थी। फिर नींद नहीं आई। आज फ्री हो? मैंने लैपटॉप की तरफ देखा और सोचा पहले जॉब वाली सिचुएशन सॉर्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहीं चलने बोलेगी तो मना कर दूंगा। मैंने रिप्लाई किया, डिपेंड्स। क्या प्लान है? उसका जवाब आया, मैं तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हूँ। अम्यूजमेंट पार्क? मैं कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। वो लेजेंडरी डेट स्पॉट अम्यूजमेंट पार्क। मैंने तुरंत पूछा, कितने बजे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी? 12 बजे। सुबह मेरा टेस्ट है। ठीक है, गुड लक। फोन रखकर मैं कुछ देर ब्लैंक बैठा रहा। रुको, मुझे तो मना करना था। ऐसा क्या है कि टुगेदर शब्द देखते ही मेरी सारी विल पावर खत्म हो जाती है? मैंने बिना एक सेकंड सोचे हाँ कर दी। पैथेटिक। खुद से अच्छी तरह शर्मिंदा होने के बाद मैं क्लोजेट की तरफ गया। बॉयफ्रेंड टाइटल मिलने के बाद ये पहली डेट थी। अच्छा दिखना पड़ेगा। उधर लिविंग रूम में माँ ने मेरे कमरे की आवाज सुनी और झांक कर बोली, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। मैंने प्लाड शर्ट अपने ऊपर लगाकर पूछा, माँ ये ज्यादा शार्प लग रही है। माँ ने उसे देखकर मुंह बना लिया, बहुत आउटडेटेड। बेड पर जो लाइट ब्लू वाली है वो बेहतर है, ज्यादा फ्रेश लगेगी। मैंने फौरन कहा, एश आपको क्या पता, और अपनी पसंद पर ही टिक गया। 2.5 मिनट बाद मैं तैयार होकर बाहर आया। माँ ने मेरे हाथ में 3 अंडे पकड़ा दिए। मैं कंफ्यूज्ड होकर उन्हें देखने लगा। वह बोली, फिर भूल गए है ना, आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं एक पल के लिए रुक गया। माँ ने हल्की सांस ली और बालकनी की तरफ चली गई। जल्दी से उस लड़की के साथ बात आगे बढ़ाओ। उसे कहो अब वो तुम्हें संभाले, ताकि मुझे हर रोज तुम्हारी बेवकूफियां न झेलनी पड़े। तुम्हें देखते ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या तो कमरे में पड़े रहते हो या पूरे शरीर पर पेंट लगा होता है। मैं उनकी रोज की डांट का इतना आदी था कि ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। फिर उन्होंने कहा, और अंडे देखो, 7 लकी होल्स हैं। मैंने गिनकर देखा, सच में 7। तभी माँ अचानक मुड़ी, वैसे फियोना को आज डिनर पर बुला लेना, मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरीज ले आऊंगी। मैंने अंडा खाते खाते कहा, हम लोग आज बाहर जा रहे हैं तो शायद रात का खाना बाहर ही खाएंगे। माँ बोली, ठीक है, लेकिन उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसे किसी सड़क किनारे वाले लैम स्ट्यू या हॉट एंड सावर नूडल्स वाले ठेले पर मत ले जाना। हाँ हाँ समझ गया। मैं अंडे लेकर कमरे की तरफ लौटने लगा और मन ही मन सोच रहा था, डेटिंग मैं कर रहा हूं तो माँ मुझसे ज्यादा इन्वेस्टेड क्यों है? माँ पीछे से बोलती रही, तुम कुछ नहीं जानते, लड़कियों को पैम्पर करना पड़ता है। कभी कभी छोटे गिफ्ट्स दिया करो। प्राइस मैटर नहीं करता, थॉट मैटर करता है। और बाहर जाओ तो गूंगे की तरह चुप मत रहना। तुम सुन भी रहे हो, खाना खत्म करते ही कमरे में घुस जाते हो, वहीं पड़े पड़े फफूंदी लग जाएगी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। माँ की आवाज बाहर रह गई। मैं हंस पड़ा। डेटिंग ही तो है, कोई रेयर स्किल थोड़ी है। 2.5 घंटे बाद मैं तय जगह पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैंने फियोना को पिंक ड्रेस में देखा, मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। वो बिल्कुल वही ड्रेस थी जो मैंने सपने में देखी थी। मैंने उसे घूरते हुए सोचा, यहीं इसके पीछे सच में कई टेल्स तो नहीं छिपी हैं। सिर्फ एक पिंक ड्रेस की वजह से मैं ये सोचने लगा था कि मेरी गर्लफ्रेंड शायद सीक्रेटली लोमड़ी बन रही है।